7 दिसंबर 1941। जैसे कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बाद में इसे यात्रा करेंगे, एक दिन जो अमर रहेगा। साम्राज्यवादी जापानी नौसेना के ध्वज के तहत उड़ती सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली वाहक बल ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के आधार पर हमला किया। हमला संयुक्त राज्य अमेरिका को सतर्क कर देता है और यूएस नेवी की प्रशांत वाहिनी को नष्ट करता है, बंदरगाह से बाहर रहने वाले उनके विमान वाहकों को छोड़कर, जो एक भाग्यशाली संयोग था। आगामी महीनों में जापानी नौसेना अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश युद्धपोतों को नष्ट करती हुई प्रशांत महासागर में गुजरती है, रास्ते में किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन जापानी एडमिरल यामामोटो को पता है कि अमेरिकी विमान वाहक बने रहने से वे उलटाव के जोखिम में हैं। वह उनकी संपत्ति के लिए एक जाल बिछाने का निर्णय लेता है, जिसका उपयोग अमेरिकी नजरअंदाज नहीं करने वाली चारा देकर करता है। उनका लक्ष्य एक एटोल है जो जापान और उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है। यह मिडवे की लड़ाई की कहानी है। आज की कड़ी का प्रायोजन रेड शैडो लेजेंड्स ने किया। छोटे झड़पों से लेकर योजनाबद्ध बड़ी लड़ाइयों तक युद्ध जटिल, व्यापक होता है और अक्सर व्यक्ति के कार्यों, निर्णयों पर निर्भर करता है। इस चैनल पर हम विभिन्न लड़ाइयों और ऐतिहासिक घटनाओं का कवरेज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपने एक अलग तरीका चुना होता? हम एक ऐसे खेल को साझा करने में उत्साहित हैं जिसमें आपको अपनी रणनीतियां बनानी होंगी, और वह है रेड शैडो लीजेंड्स। रेड शैडो लीजेंड्स एक अद्भुत मोबाइल खेल है जो आपको युद्ध की तकनीकों में गहराई से जानने देता है, अपने स्वयं के शक्तिशाली चैंपियन चुनने और पीवीपी और पीवीई युद्धों में भाग लेने देता है। यह उनकी चौथी वर्षगांठ भी है और रेड शैडो लीजेंड्स ने हमसे प्रश्न किया कि हम रात की पार्टी में आमंत्रित करने के लिए 4 चैंपियन कौन से चुनेंगे। इस पर विचार करने के बाद हमें 4 श्रेष्ठ चैंपियन को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, जो हमने समझा कि वे किसी भी झगड़े में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम क्रिस्क डेजलेस के लिए जा रहे हैं। वह कुर्सी तोड़ सकता है लेकिन मेहमानों का ध्यान हमेशा रखेगा। लिसंद्रा, एक उच्च एल्फ जो हर पार्टी को जीवन और ऊर्जा देती है। सिफी, खोई हुई दुल्हन, वह डरावनी लगती है लेकिन सभी थकने पर वह पार्टी को चालू रखेगी। और अंत में ड्रैकोमॉर्फ, हम सिर्फ उसके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। रेड ने 15 मई तक चलने वाले एक रोमांचक इन गेम अवसर के बारे में बताया जिसे आपको जल्दी देखना चाहिए। रेड आपको अभी ड्रैगन अंडे खोजने का मौका दे रहा है। रेड शैडो लीजेंड्स को दिए गए लिंक से डाउनलोड करें, अपनी खिलाड़ी आईडी कॉपी करें और 15 मई से पहले egghuntplarium.com पर AR अनुभव के लिए जाएं। छिपे हुए अंडे को खोजने पर आप इन गेम आइटम या वास्तविक जीवन के इनाम जीत सकते हैं। मौजूदा रेड खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। egghunt.plarium.com पर जाकर खुद को एक प्रोमो कोड सेको, जिसे गेम में उपहार प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यह रेड खेलने का सही समय है। अगर आपने पहले कभी नहीं खेला तो विवरण में दिए गए लिंक या स्क्रीन का QR कोड स्कैन करके शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक मुफ्त स्टार्टर पैक प्राप्त होगा जिसमें भव्य इन गेम लूट शामिल है जो आपकी लड़ाई शुरू करने में सहायता करती है, अपने उत्कृष्ट पैर के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के आगमन से पहले नौसेना के योजनाकार ने विमान वाहक पोत की भविष्य की भूमिका पर विचार किया। इससे अधिकांश नौसेनाएं 2 शिविरों में विभाजित हुईं। पहले में विमान मुख्यतः मौजूदा युद्ध नौसेना के विस्तार के रूप में कार्य करेंगे, दुश्मन नौसेना को खोजकर उन्हें कमजोर करेंगे। इसके बाद युद्धपोत नौसेना युद्ध में अंतिम शब्द बनेगी। विमानों को उन दुश्मन विमानों को टालना भी होगा जो यही कर रहे होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि नौसेना विमान भविष्य के समुद्री युद्धों के लिए सर्वश्रेष्ठ होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि नौसेना विमान तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी आग की शक्ति ने युद्ध के पाठ को बदलने की संभावना बढ़ाई और अब युद्धपोत के मुख्य होने के दिन
समाप्त हो गए थे। शायद सभी महान नौसेनाओं में जापान ने अपने जहाज निर्माण कार्यक्रम में सबसे संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने विश्व युद्ध प्रथम के अंत तक अपने ड्रेडनॉट्स का आधुनिकीकरण किया, जबकि जापान ने अधिक आधुनिक युद्धपोत निर्माण जारी रखा, जिससे नौसेना युद्ध का नया युग शुरू हुआ। बेशक प्रेरणादायक यमाटो वर्ग के जहाजों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बावजूद जो ऐसे जहाजों के निर्माण को सीमित करने का प्रयास करती थीं। इसी समय साम्राज्यवादी जापानी नौसेना ने दुनिया की सबसे बड़ी वाहक बल का निर्माण किया, 1941 तक 4 हल्के और 6 फ्लीट वाहकों के साथ, और इन्हें दीर्घ दूरी स्थल आधारित 2 इंजन वाले टॉरपीडो बम्बर्स द्वारा समर्थन मिला। नौसेना विमानन निर्माण कार्यक्रम के मास्टरमाइंड एडमिरल यामामोटो थे, जिन्होंने नौसेना तोपखाने के परिप्रेक्ष्य में विमानों की भविष्य संभावनाओं को समझा था। यामामोटो को पर्ल हार्बर, हवाई में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना आधार पर हमला करने की योजना का कार्य सौंपा गया। उनके उद्देश्य में वहां स्थित 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लीट वाहकों एंटरप्राइज CV-6, लेक्सिंगटन CV-2 और साराटोगा CV-3 को नष्ट करना शामिल था। फिर भी नागुमो की नेतृत्व वाली उनकी कार्यबल के बावजूद 7 दिसंबर 1941 की सुबह अमेरिकियों को आश्चर्यचकित करने के बावजूद सभी 3 वाहक अनुपस्थित थे, अन्य कार्यों में व्यस्त थे। साराटोगा हाल ही में सैन डिएगो, अमेरिका में ओवरहॉल किया था। एंटरप्राइज और उसके एस्कॉर्ट वेग द्वीप पर विमान सप्लाई कर रहे थे, जबकि लेक्सिंगटन मिडवे द्वीप पर विमान सप्लाई कर रहा था। कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस बदनाम रविवार की सुबह जापानी विमानों ने US प्रशांत महासागरीय नौसेना के युद्धपोतों पर भयानक नुकसान पहुंचाया। हालांकि यामामोतो के लिए यह आधा काम था, बिना U-2S वाहकों को समीकरण से बाहर किए। उसे मालूम था यह प्रशांत महासागर के युद्ध के आवश्यक अगले चरण को जापान के लिए कठिन बना देगा। दिसंबर 1941 से पहले यामामोतो ने यह चेतावनी दी थी कि उनके अनुमान के अनुसार जापान को युद्ध शुरू होने के बाद केवल 6 महीने मिलेंगे, जिसमें वह US नेवी को मायने में हरा सकता है और इससे वॉशिंगटन को प्रशांत महासागर पर जापानी प्रभुत्व स्वीकारने पर मजबूर कर सकता है। उन 6 महीनों के बाद शक्तिशाली US औद्योगिक संयंत्र, जो जापान या उनके जर्मन और इटालियन सहयोगियों से हस्तक्षेप से मुक्त था, युद्ध सामग्री का उत्पादन जापानियों की तुलना में कहीं अधिक दर पर कर सकता था। एक पूर्ण रूप से सज्जित युद्ध में जापान संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक युद्ध सामग्री उत्पादित कर सकता था। जापान को पीस और पराजित किया जाएगा। पर्ल हार्बर के बाद जापान ने US फिलीपींस, डच पूर्वी इंडीज, ब्रिटिश हांगकांग और सिंगापुर जैसी संपत्तियों को अपने कब्जे में किया और अब वे चीन, बर्मा और भारत की ओर बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य से यामामोटो के लिए US वाहक बच गए और उनके विनाश को महत्वपूर्ण बनाया गया जब लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी डूलिटल ने उन्हें नष्ट कर दिया। हॉर्नेट को असंभाव्य करने और 18 अप्रैल 1942 को जापानी घरेलू द्वीपों की सांकेतिक बमबारी करने के लिए 4 मई 1942 को यामामोटो को अपना मौका मिला, जब उनके वाहक अमेरिकी वाहक यॉर्कटाउन और लेक्सिंगटन कोरल सागर के युद्ध में मिले। 4 दिवसीय नौसेना युद्ध, जो केवल विमानों द्वारा लड़ा गया था, में विरोधी जहाजों के दलों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा। जापानी ने वाहक लेक्सिंगटन को डूबने और यॉर्कटाउन को क्षतिग्रस्त करने में सफलता पाई, लेकिन उन्होंने वाहक शोहो की हानि की और शोकाकू और जुइकाकू को क्षति पहुंचाई, जिससे दोनों कुछ महीने युद्ध से बाहर थे। यामामोटो की बल पर बड़ा झटका था। जैसे ही उनका 6 महीने का समय सारणी शुरू हो रहा था, यामामोटो ने समझा कि अमेरिकी वाहकों को तत्काल खतरनाक युद्ध में ललकारना होगा, जब उनका वाहक फ्लीट अभी भी संख्यात्मक लाभ रखता था। इसलिए उन्होंने अमेरिकियों को अपने वाहकों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करने वाले एक ऑपरेशन के लिए अपने फ्लीट को समर्पित किया और उन्होंने मिडवे द्वीप को अपना लक्ष्य चुना। मिडवे द्वीप का कब्जा U.S नौसेना के प्रशांत महासागर संचालन पर बड़े प्रभाव का कारण बनेगा, क्योंकि उन्हें ईंधन भरने के स्थान के रूप में द्वीप का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा। यह जापानियों को एक स्थान भी देगा जहां वे युद्ध के जारी रहने पर हवाई के भविष्य के आक्रमण की तैयारी में अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं।
मिडवे उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित एक अटॉल है और इसमें दो विशिष्ट द्वीप शामिल हैं। मुख्य द्वीप सैंड आइलैंड का क्षेत्रफल 1117 एकड़ है और समीपस्थ छोटी भूमि की पट्टी मार्गर ईस्टर्न आइलैंड का क्षेत्रफल 367 एकड़ है। इसका नाम उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच समानांतरता और हवाई से जापान तक की दूरी के 1/3 से आया है। 1859 में अमेरिकी सीलिंग जहाज गैम्बियर द्वारा द्वीपों की पहली दर्ज दृष्टि की गई थी, जिसके कप्तान ब्रुक्स ने उन्हें मिडल ब्रुक द्वीप समूह कहा। समय के साथ इसका उपयोग बंद होकर मिडवे से बदल दिया गया। एटोल पर स्थापित कई समुदायों का अमेरिकी नौसेना ने उपयोग नहीं किया। द्वीपों का उपयोग उनकी खोज के बाद किया गया था, जिसका महत्व पैन एम की उड़ान नावों द्वारा ट्रांस प्रशांत यात्री उड़ानों की शुरुआत के बाद बढ़ा, जिन्होंने उन्हें स्थानांतरण के रूप में उपयोग किया। 1904 में द्वीपों पर अमेरिकी प्राधिकरण को बनाए रखने के लिए सैंड द्वीप पर छोटी अमेरिकी मरीन गैरिसन को स्थानांतरित कर रेडियो स्टेशन का निर्माण किया गया। 1941 में अमेरिका और जापान के बीच संबंध खराब होने पर अमेरिकी नौसेना ने लंबी दूरी बम्बर और परिवहन के लिए हमले से बचने और जापानी नौसेना की क्रियाकलापों की जानकारी के लिए पूर्वी द्वीप पर एक रिफ्यूलिंग स्टॉप के रूप में काम करने वाले वायु स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया। 1941 के दिसंबर की 7 की सुबह जब पर्ल हार्बर पर जापानी बम और टोरपीडो बरस रहे थे, तब दो जापानी नष्टकर्ता सजानामी और उशियो ने अपनी मुख्य नौसेना से अलग होकर मिडवे पर अमेरिकी गैरिसन पर हमला किया। सजानामी और उशियो जापानी नष्टकर्ता थे जिन्होंने जापान पर हमला किया, और अमेरिका ने भी जापान पर हमला किया। पहले लेफ्टिनेंट जॉर्ज एच कैनन यूएसएमसी को मरने के पश्चात सम्मानित किया गया था, जब वे आने वाली आग के कारण घायल होने पर भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़े, जब तक उनके आदेश के तहत सभी घायल व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो गए थे। इसने अंततः उनकी जान ले ली। मिडवे को फिर से 8 फरवरी 1942 की शाम को हमला हुआ, जब जापानी पनडुब्बी सज्जानामी और यूएस नष्टकर्ता सज्जानामी और उशियो यूएस नेवी रेडियो स्टेशन पर थे, लेकिन सतर्क यूएस मरीन गनर्स ने पनडुब्बी को देख लिया और तेजी से आग लौटाई, जिससे इसे भागने के लिए मजबूर किया गया था, इससे पहले कि कोई असली क्षति हो सके। फिर भी 1942 की वसंत में यूएस खुफिया ने जापानी बड़ी योजना बना रहे थे, इसका पता चला, लेकिन संदेह था कि अगला जापानी हमला मिडवे पर होगा या किसी अन्य यूएस सैन्य पर। प्रशांत महासागर में यूएस लक्ष्य हवाई पर सीधे हमले की सबसे अधिक संभावना। लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ रोचेफोर्ट और उनकी कोड ब्रेकर्स और भाषाविदों की टीम पर्ल हार्बर के एक बिना खिड़की वाले कमरे में काम करते थे। जापानी संचारणों को रोकने और डिकोड करने का कार्य कर रहे थे। वे JN-250B के रूप में जाने जाने वाले जापानी कोड को तोड़ने में इतने कुशल हो गए कि कभी कभी वे जापानियों से तेजी से एन्क्रिप्टेड संदेशों को डिकोड कर रहे थे। हालांकि संदेश का डिकोड करना एक बात है, इसका अर्थ समझना विभिन्न है। रोचेफोर्ट और उनकी टीम ने यह समझ लिया कि जापानी AF के रूप में गुप्त रूप से निर्दिष्ट हमले के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन AF ठीक कहां था? जापानी रिपोर्ट AF के संबंध में अमेरिकी या सहयोगी बेसों की संख्या का उल्लेख कर सकती थी, इसलिए आवश्यकता थी कि जापानी कुछ विशेष कहें जो उनके लिए उपयोगी हों। रोशफोर्ट को किसके संदर्भ में बात हो रही थी, इसका संकेत कौन देगा? मार्च में उन्हें पहला संकेत मिला जब मिडवे के पास एक जापानी रेकी विमान ने AF का उल्लेख करके मौसम की रिपोर्ट बनाई, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि वह टारगेट था। लेकिन यह उनके अधिकारियों के लिए पर्याप्त सबूत नहीं था, जो अभी भी मानते थे कि हवाई जापानी द्वीपों का निशाना होगा। कुछ लोगों ने यह सोचा कि उनका लक्ष्य अमेरिका की पश्चिमी तट था, डूलिटल के हमले का प्रतिशोध संभवतः। इसीलिए उन्होंने एक चालाक योजना तैयार की, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सहीता साबित होगी। उन्होंने एक अमेरिकी पनडुब्बी को निर्देश दिए कि वह मिडवे के रेडियो संचालकों को सूचित करे कि द्वीप पर के समुद्री पानी वाष्पीकरण यंत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगभग 2 दिन बाद रोचेफोर्ट को यह सूचना मिली कि उनकी टीम ने एक कोडित जापानी संदेश को डिकोड किया है, जिसमें AF की ताजे पानी की कमी बताई गई है। अब संदेह नहीं था, जापानी लोग मिडवे पर कब्जे के इरादे से हमला करने जा रहे थे। सामान्य चैनल्स के बजाय रोचेफोर्ट ने बेबाकी से पुराने दोस्त लेफ्टिनेंट कमांडर एडविन लेटन
से संपर्क किया, जो अब एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू के लिए खुफिया अधिकारी हैं। नेमिट्स पर्ल हार्बर में यूएस प्रशांत नौसेना के कमांडर इन चीफ। शायद यह उसे अपने ऊपरी अधिकारियों को संतुष्ट करने में मदद मिली हो, लेकिन रोचेफोर्ट का अपने सीनियर्स को छोड़ने का निर्णय उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि नेमिट्स भी उसे चुप करा नहीं सके, अब मनाने लगे। आने वाले सप्ताहों में निमित्स ने नौसेना का पुनर्गठन करते हुए जापानी युद्ध योजना और इसकी तारीख की जानकारी प्राप्त की। यमामोटो के अमेरिकी वाहकों के लिए एक जाल बिछाने के बजाय वह अब मिडवे में जा रहा था, खुशी खुशी अनभिज्ञ होकर कि निमित्ज स्वयं ही जापानी वाहकों के लिए एक जाल बिछा रहे थे। 5 मई 1942 को जापान के साम्राज्यिक महासचिवालय ने यमामोटो नौसेना के मिडवे अभियान के लिए आदेश संख्या 18 जारी किया। यमामोटो की मिडवे हमले की रणनीति उच्चाकांक्षी और जटिल थी, जिसमें 5 विभिन्न चरण और प्रत्येक का अपना लक्ष्य शामिल था। संचालन में समर्पित संयुक्त नौसेना बल में 11 युद्धपोत थे, जिनमें से 2 सुपर युद्धपोत यामातो शामिल थे। 2 युद्धपोत, यमामोटो के मुख्य पोत और 4 फ्लीट वाहक, सभी ने पर्ल हार्बर के हमले में भाग लिया। उनका समर्थन 23 क्रूजर्स, 77 डिस्ट्रॉयर्स और 22 पनडुब्बियों की एक बल द्वारा किया गया था, साथ ही 3 छोटे हल्के वाहक। हालांकि ये मिडवे में मौजूद नहीं होंगे। हालांकि समग्र योजना के पहले चरण का वास्तव में कुछ 1687 मील उत्तर में अलास्कन एल्यूशन द्वीप समूह में स्थान लेगा। एल्यूशन आक्रमण बल का ध्येय था उत्तरी अमेरिका की ओर जापान की प्रगति को रोकना, ताकि U.S द्वारा द्वीपों का उपयोग करके प्रशांत में जापानी लक्ष्यों पर हमला या जापानी नौसेना के खिलाफ प्रति हमला नहीं कर सके। यामामोटो के लिए एल्यूशन अभियान ने मिडवे पर हमले की तैयारी में भी सहयोग किया, जो 4 जून को होने वाला था। इससे अमेरिकी प्रतिक्रिया में देरी हुई और जापानी आक्रमण बल को अधिक समय मिला। सैंड द्वीप और पूर्वी द्वीप को कब्जा करने और सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी वाहकों के लिए बैट सेट करते हुए उपाधिमानी नागुमो के नेतृत्व में जल सेना वाहक बल, जिसे मोबाइल फोर्स स्ट्राइकिंग मिडवे कहा जाता है, ने पहले ही अटोल और हवाई के बीच 3 टहली नौसेना कोडन स्थापित कर दिया था। ये अमेरिकी नौसेना की आगमन की निगरानी करेंगे, ताकि यामामोटो अमेरिकी वाहकों के लिए अपने जाल को संवार सकें। 4 जून की सुबह अटोल के उत्तर पश्चिम से आते हुए मोबाइल फोर्स की शक्तिशाली वायुसेना मिडवे पर हमला करेगी, हवाई अड्डे पर बम गिराएगी और यूएस मरीन्स के रक्षात्मक स्थितियों को गोली मारेगी। उन्हें 2 आक्रमण बलों के लिए मुलायम करेगी, प्रत्येक द्वीप के लिए 1, जबकि नागुमो अपनी नौसेना को अमेरिकियों के आगमन के बाद घात में ले जाएगा। आक्रमण की योजना बनाने की समग्र जिम्मेदारी कमांडर टोयामा को सौंपी गई। उन्होंने पाया कि वे केवल यह निर्धारित कर सकते थे कि जापानी भूमि सेना की क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, उसकी संक्षिप्त छवि के साथ। मिडवे में अमेरिकी बलों की खुफिया जानकारी अच्छी नहीं थी और टोयामा के पास दोनों द्वीपों का हालिया मानचित्र भी नहीं था। द्वीप पर बसे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स योद्धाओं की बड़ी संख्या के कारण जापान की दूरी उड़ान वाली नावों की पहचान की कोशिशें विफल रहीं। इसने उन्हें आगे स्काउट करने से रोक दिया। उनकी बहुत सी योजनाओं का आधार अनुमान या सर्वाधिक पुरानी जानकारी पर था। वास्तव में जापानी सेना और नौसेना दोनों में अमेरिकी सेवा कर्मियों की संख्या को लेकर काफी मतभेद था। नौसेना ने माना कि यह 750 से अधिक नहीं होगी, जबकि सेना ने एटोल के महत्व को देखते हुए माना कि यह 2000 के करीब होगा। वास्तव में यह संख्या जापानी सेना के अनुमान के दुगुनी थी। धन्यवाद यूनाइटेड स्टेट्स सेना वायुसेना के प्राण बचाने वाले द्वीपों को भेजे जाने के लिए। सैंड आइलैंड पर 1500 जापानी मरीन्स के साथ कप्तान ओटा की 2वीं संयुक्त विशेष नौसेना अवतरण बल को आक्रमण का कार्य सौंपा गया था। पूर्वी द्वीप पर 2000 पुरुषों के साथ साम्राज्यवादी जापानी सेना के इचिकी डिटैचमेंट को आक्रमण का कार्य सौंपा गया था, जिसकी कमान कर्नल इचिकी ने संभाली थी। दोनों को जापान की हमलावर सेना का हिस्सा माना गया था और वे अमेरिकी प्रतिरोध को दबाने के लिए वायु और नौसेना की गोलीबारी सहायता मांग सकते थे। टोयामा के पास सैनिक थे, लेकिन नौसेना के पास फ्लैट बॉटम नावें नहीं थीं, जिनसे वे सैनिकों को द्वीप तक पहुंचा सकते थे। इसने उन्हें सेना से नावें उधार लेने के लिए मजबूर किया, जो एक जापानी सैलर के लिए कठिन था। फिर अंत में 6 जून को या उसके आसपास
अमेरिकी नौसेना पहुंच जाएगी जिस समय यामामोतो उन पर जाल बिछा सकता है। मोबाइल फोर्स के कमांडर उपाधिमिराल नागुमो के अनुसार अमेरिकी नौसेना का समूल्यांकन करना कठिन होगा क्योंकि वे अमेरिकी वाहकों को बाधित करेंगे और U.S प्रशांत नौसेना को हराने की अनुमति देंगे। उनके पर्ल हार्बर हमले की आलोचना, विशेष रूप से एक अनुसरण हमले को रद्द करने के बारे में अमेरिकियों के सतर्क होने के बावजूद पायलटों और विमानों की हानि की संभावना थी, विशेष रूप से जब वाहक वहां नहीं थे। यामामोतो ने नागुमो के फैसले का समर्थन किया, पर इससे उपाधिमिराल की आलोचना और आरोपों की वजह बनी। कागज पर जापानी योजना उनकी खुफिया जानकारी के आधार पर सही थी, परंतु वास्तव में लेफ्टिनेंट कमांडर रशफोर्ड ने इसे शुरू होने से पहले ही टॉर्पीडो कर दिया था। निमित्ज को उनकी टीम और अन्य कोड ब्रेकर्स के प्रयासों की वजह से योजना के बारे में जापानी नेताओं के समान जानकारी थी। इसके अतिरिक्त यामामोटो स्टाफ को इन सब का समन्वयन करने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह गोपनीयता के साथ ऐसे किया जाएगा जो बिना जापानियों की सहायता के असंभव है। यामामोटो की योजना रेडियो की मौनता में तैयार की गई थी, जिसने सभी को समय सारणी का पालन करने के लिए बाध्य किया। इसका मतलब था योजना अनम्य थी और उसमें अनपेक्षित विकास के प्रति कम विचारधारा थी। इसकी पहली विफलता पनडुब्बी की कॉर्डन थी। जापानी पनडुब्बी बल की स्थिति जानने पर निमित्ज ने अपने 3 कैरियर्स एंटरप्राइज, हॉर्नेट और यॉर्कटाउन को द्वीपों के उत्तर में एक स्थान पर रखा जब तक पनडुब्बी स्थिति में नहीं आती। इसका मतलब था कि वे नष्ट हुए नौसेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। जापानी पनडुब्बी बल ने नौसेना को द्वीपों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अब जापानी खुफिया टीम की बारी थी। पर्ल हार्बर के आसपास रेडियो यातायात में वृद्धि देखने के बाद अमेरिकी कैरियर्स समुद्री यात्रा कर रहे हैं, ऐसा तर्क किया गया। परंतु इस जानकारी को यामामोटो की नौसेना तक नहीं पहुंचाया गया क्योंकि रेडियो को मौन रखने का आदेश था। हालांकि जापानी नौसेना की योजना की पूर्व सूचना के बावजूद 3 कैरियर्स के खिलाफ अभी भी ठोस तरीके से अनुपात थे। वे सिर्फ 8 क्रूजर्स, 14 डिस्ट्रॉयर्स और 19 पनडुब्बियों को जापानी नौसेना के सामने तैयार कर सकते थे। यह प्रभावी रूप से पर्ल हार्बर के बाद बची हुई US प्रशांत नौसेना और उसके बाद की लड़ाइयां थीं। ऐसी चिंता भी थी कि यॉर्कटाउन नहीं कर पाएगा। कैरियर को कोरल सी की लड़ाई से मरम्मत करना पड़ा, लेकिन योजना बनाने से देर से पहुंचने के बावजूद वह जापानी पहुंचने से पहले मिडवे पहुंचने में सक्षम था। युद्ध हानि यानी हवाई दलों के बीच बड़ी संख्या में नए आदमी, जिन्हें इन जहाजों और विमानों को चलाना था, अनुभवी जापानी बलों का सामना कर रहे थे, जिनके पास युद्ध अनुभव की संपत्ति थी। मिडवे ने संतुलन बनाए रखने के लिए उड़ान मिश्रण में चौथी हवाई पंख जोड़ी, जिसमें US आर्मी एयर फोर्स के बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस हैवी बॉम्बर्स और नए ग्रमन TBF टॉर्पीडो विमानों की उड़ान शामिल थी। विमानों का बड़ा हिस्सा US नेवी द्वारा फेंका गया था, लेकिन उनका प्रदर्शन जापानी जीरो से मुकाबले की आवश्यकता से कम था। जापानी वाहकों के घात में 3 अमेरिकी वाहकों को 2 कार्यबलों में व्यवस्थित किया गया था। कार्यबल 16 की कमान रियर एडमिरल रेमंड स्प्रोन्स ने संभाली थी और इसमें एंटरप्राइज और हॉर्नेट शामिल थे। साथ ही 6 क्रूजर्स और 9 डिस्ट्रॉयर्स का समर्थन था। कार्यबल 17 की कमान रियर एडमिरल फ्रैंक जे ने संभाली थी। फ्लेचर ने अपने ध्वजवाहक यॉर्कटाउन से 2 कैरियर समूहों की कमान संभाली थी। कार्यबल 17 में यॉर्कटाउन का समर्थन करने वाले 2 क्रूजर और 5 डिस्ट्रॉयर थे। 2 जून तक दोनों कार्यबल लगभग 200 मील उत्तर में मिडवे से स्थान पर थे, इंतजार कर रहे थे। एक 1923 के 3 जून की सुबह के 300 घंटे ठीक पहले जापानी हल्के कैरियर ryuzo और जुनियो एडमिरल काकुता की सेना के साथ एल्यूशन द्वीप समूह की यात्रा कर रहे थे और एल्यूशन अभियान की शुरुआत के लिए विमान उड़ाने शुरू कर दिए। एकल इंजन वाले कैरियर बॉम्बर 1 घंटे बाद अमाकनाक द्वीप पर डच हार्बर पर पहुंच गए। भोर के साथ ही तेल की भंडारण टैंकों, द्वीप के रेडियो स्टेशन और फोर्ट मियर्स में US सेना के बैरैक्स पर बमबारी हुई। इसी बीच दक्षिण में उपाधिराज नागुमो यह समझने वाले थे कि पर्ल हार्बर के विपरीत मिडवे अभियान को वही स्तर की आश्चर्यजनकता नहीं मिलेगी। शुरुआत में
जब उनकी नौसेना मिडवे के 1000 मील के भीतर पहुंची तो वे घने कोहरे से खुश थे, जो उनके अंतिम आगमन को छिपाने में मदद करेगा। लेकिन यह उन्हें अपने पहचान विमान भेजने से रोक रहा था, जो दुश्मन वाहनों की खोज में थे। इसी बीच पश्चिम की ओर और मोबाइल बल के पीछे एडमिरल यामामोटो शक्तिशाली युद्धपोत यामातो के बोर्ड पर मिडवे से आने वाले रेडियो यातायात में वृद्धि के प्रति चिंतित हो रहे थे। नागुमो का पता अभी तक नहीं चला, हालांकि वह आत्मविश्वासी थे। लगभग 900 घंटों पर सब कुछ बदल गया जब एक यूएनएस नेवी द्वारा संचालित पीबीवाई कैटलिना उड़ान नाव पेट्रोल स्क्वाड्रन 64 के अंतर्गत, जिसे एनसाइन जैक रीड ने उड़ाया, ने जापानियों को देखा। परिवहन जो साम्राज्यवादी जापानी सेना और मरीन्स को आक्रमण के लिए ले जा रहे थे। मिडवे से 600 मील दूर अमेरिकियों के पास उस दूरी को कवर करने के लिए केवल एक उड़ान यूएस आर्मी एयर फोर्स बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस थी। 9 B-17 मिडवे से लगभग 1230 घंटे में उड़ान भरे और जापानी जहाजों की अंतिम रिपोर्ट की गई स्थिति की ओर बढ़े। फोर्ट्रेस बॉम्बर्स की संचयी आग की शक्ति से उम्मीद की जाती थी कि वे चारों ओर घूमने वाले किसी भी जीरो से लड़ते हुए अपने रास्ते को बनाए रखेंगे और उनकी ऊंचाई की क्षमताएं उन्हें जापानियों के अधिकांश सीमा से बाहर रखेगी। अगर विमान शहरों को धूल बना सकते हैं तो जहाजों का कोई मौका नहीं। दुर्भाग्य से अमेरिकियों की आशाएं अस्थायी थीं। उनकी प्रसिद्ध नॉर्डन बम साइट्स के साथ भी, जैसे कि उन्होंने अपने हमले को 1530 घंटे में किया, यह पता चला कि नीचे के जहाजों पर हमला करना लगभग असंभव था। B-17 विमानों को अपने किसी भी लक्ष्य को प्रहार करने में विफलता मिली। बम बजाए पानी में विस्फोट हो गए, जिससे आकाश की ओर प्रभावशाली जलधाराएं उड़ गईं। हालांकि सब कुछ व्यर्थ नहीं था। B-17 के कुछ क्रू ने जापानी नौसेना की फोटोग्राफी की जब वे उसके ऊपर उड़ रहे थे। इससे मिडवे पर खुफिया विश्लेषकों को शत्रु के सटीक आकार और स्थिति की जानकारी हुई। मिडवे की उड़ानें अब भी समाप्त नहीं हुई थीं जब B-17 विमानों के उत्तरण के दौरान जापानी विमान फिर से उड़ान भरने लगे। देर सांझ के समय 4 कैटलिना विमानों में टॉरपीडो लगाए गए और रात्रि टॉरपीडो हमले के लिए उन्हें भेजा गया। हमले में एक कैटलिना ने जापानी तेल टैंकर को हिट किया, लेकिन जहाज डूबने में विफल रहा। नागुमो ने अपेक्षित रूप से मिडवे से ज्यादा शक्ति पाई थी, इसलिए रात में उन्होंने अपने लोगों को अगले दिन के हमले की तैयारियों का आदेश दिया। उन्हें इसका अनभिज्ञान था। यॉर्कटाउन पर एडमिरल फ्लेचर भी वही कर रहे थे। 430 घंटे की शुरुआत पर जापानी बलों ने नौसेना के युद्धपोतों और क्रूजरों से स्काउट विमानों की उड़ान शुरू की। ये समुद्री विमान युद्धपोत से कैटापल्ट होते, जहाज के पीछे पानी में उतरते और फिर वापस बोर्ड पर उठाए जाते थे। टोन हैवी क्रूजर एक ऐसा स्काउट प्लेन वाहक जहाज था जिसने एक हैवी क्रूजर की स्काउटिंग के लिए 2 E-13A विमानों को उड़ाया। टोन हैवी क्रूजर अमेरिकी जहाजों या विमानों पर उड़ान भरने वाला पहला अपने प्रकार का था। इसी दौरान नागुमो की हमला बल ने शुरुआत की, जो घने कोहरे का एक ब्रेक था जिसे नौसेना अनुभव कर रही थी। अकागी और कागा ने 36 D-3A डाइव बॉम्बर्स की एक बल को तैनात किया, जबकि हिरयू और सोर्यू से नकाजिमा B-5N बॉम्बर्स की समान संख्या उड़ान भरी। चारों कैरियर्स ने भी एस्कॉर्ट और स्ट्रेफिंग ग्राउंड लक्ष्यों के लिए 9 A-6M0 लड़ाकू विमान ले लिए थे। लगभग 1 घंटे बाद लेफ्टिनेंट हावर्ड पी ने एक कैटलिना उड़ाया। एडी ने एक जापानी कैरियर को स्पॉट किया और मिडवे को चेतावनी दी, जिसने क्रियान्वयन शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बादलों में छुपकर दूसरे कैरियर और बड़ी युद्धपोतों की नौसेना को देखने की हिम्मत की। थोड़ी देर बाद उनकी स्थिति के दक्षिण में एक और कैटलिना ने मिडवे की ओर जा रहे जापानी विमानों के एक बड़े गठबंधन को देखा और पायलट लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड विलियम ए चेस ने अब प्रसिद्ध संदेश भेजा। मिडवे की ओर बहुत सारे विमान, बीरिंग 320 डिग्री, दूरी 150। 600 घंटों पहले मिडवे के रेडार ऑपरेटर्स ने जापानी विमानों का पता लगा लिया, जिससे उन्होंने द्वीप के लड़ाकुओं को शुरू करने में सहायता की। मिडवे पर 28 लड़ाकू विमानों का समूह, ज्यादातर ब्रूस्टर F-2A-3 तैनात था, जिसे जीरो के साथ युद्ध में निराशाजनक तरीके से क्लास किया गया था। यूएस मरीन कॉर्प्स स्क्वाड्रन VMF 221 ने F-2A-3 का पहला तैनाती किया था। द्वीप पर मेजर फ्लॉयड बी ने नेतृत्व किया। पार्क्स केवल 24 विमान संचालनीय थे और सभी 116 आने वाले जापानी विमानों से मिलने के लिए उड़ान भरे।
जब अंतिम लड़ाकू विमान मुश्किल से उड़ान भर रहा था, तभी मिडवे के पहले हमलावर विमान उड़ान भरने लगे। दुर्भाग्यपूर्वक हमले की समन्वयन कठिनता टॉर्पीडो, बम विमान नौसेना, मरीन और सेना वायुसेना प्रकारों के विविध मिश्रण की वजह से थी। सेना वायुसेना ने B-17 के साथ मिडवे में 4 ट्विन इंजन B-2 मरॉडर्स को तैनात किया था, जिन्हें जल्दबाजी में वायु प्रक्षेपित टॉर्पीडो ले जाने के लिए अनुकूलित किया गया था, पायलट्स ने जिसका प्रशिक्षण नहीं लिया था। पहले हवा में उड़ने वाले 6 नौसेना ग्रुमन TBF टॉर्पीडो बम्बर्स थे, जिन्हें हाल ही में सेवा में लिया गया था और जिन्हें बाद में एवेंजर नाम से अधिक जाना जाएगा। TBFS अपने लक्ष्यों की ओर विमान क्षेत्र के पास से पश्चिम की ओर संगठन में जा रहे थे। वायुसेना ने जापानी बलों के लिए B-2 मरॉडर्स तैनात किए, लेकिन जापानी पायलटों ने इसे अनदेखा किया क्योंकि उन्हें पता था कि नागुमो ने रक्षा के लिए कैरियरों पर बहुत सारे जीरोस छोड़ दिए थे। मिडवे की ओर बढ़ते हुए जापानी जल्दी ही मेजर पार्केस के लोगों से मिले, जो हमलावरों को बिना चुनौती दिए हुए निकलने से रोकने के लिए 2 भागों में विभाजित हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप हवाई युद्ध अत्यधिक क्रूर था। पार्केस लड़ाई की शुरुआत में घायल हो गए और बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जब वह अपने पैराशूट में बेहोशी से लटक रहे थे तो उनके लोगों ने जापानी पायलट से डर लगाया। संलग्नता में 15 अन्य मरीन योद्धाओं को गिराया जाएगा, केवल 2 पायलट मेले में बच जाएंगे। मिडवे की ओर बड़ी क्षति के साथ वापस लौटते हुए केवल 2 ही पुनः उड़ने योग्य थे। US वायु विरोधी को निष्क्रिय किया गया। जापानी विमान अंदर घुसे। US मरीन तोपचियों ने विमान विरोधी आग का सामना किया। बमबारी विमानों ने एयरबेस पर हमला किया। विमान और हैंगरों को नष्ट करते हुए द्वीप समूह के कब्जे की आशा की गई ताकि इसे जापानी विमानों के लिए उपयोग किया जा सके। उन्होंने पूर्वी द्वीप के बिजली संयंत्र पर हमला कर ईंधन पंप को नष्ट किया, जिससे विमानों को मैन्युअल रूप से ड्रम से ईंधन भरना पड़ा और तेल के भंडारण टैंकों को फोड़ दिया, जिससे एक भयावह काला बादल आसमान में उठा जो जलते हुए मीलों तक देखा जा सका। 715 घंटों के बाद हमला समाप्त हुआ और सब कुछ शांत हो गया, जिससे अमेरिकी रक्षकों ने क्षति का मूल्यांकन और बचाव किया। US एयरफोर्स को नागुमो में US एयरफोर्स बेस पर भी भेजा गया, जहां उन्हें उनके घायलों के पास भेजा गया। हत्याकांड के बावजूद नागुमो को अब समस्या थी, क्योंकि छापेमारी के नेता ने रेडियो मौनता तोड़ी और बताया कि मिशन को पूरा करने के लिए एक और छापेमारी की जरूरत होगी। यह यामामोटो के आदेशों के खिलाफ था, जिसमें उन्हें अपने विमान को युद्ध के लिए तैयार रखने का निर्देश दिया गया था। जब US नौसेना पहुंचे, शायद पर्ल हार्बर हमले की आलोचना से परेशान, उन्होंने फैसला किया कि वे एक और हमला करेंगे और उन्होंने आदेश दिए कि उनके पास के विमानों को US वायुसेना के आधार पर स्थानांतरित करें। US वायुसेना को भी US वायुसेना के आधार पर भेजा गया और हमले के लिए तैयार किया गया। लगभग उसी समय अमेरिकी हमलावर विमान जापानी नौसेना तक पहुंचने लगे। TBF ने 2 खंडों में विभाजित होकर हमला किया और अपने लक्ष्य से पहले ही टॉर्पीडो बे खोल दिए, ताकि जापानी आग के प्रभाव से हाइड्रोलिक सिस्टम के बाद भी हथियार ड्रॉप कर सकें। TBF को जीरोज ने अपने हमला दौड़ में घेर लिया और नष्ट कर दिया। 6 में से केवल 1 ही बच पाएगा, एक मृत पूंछ गनर और घायल पायलट और रेडर के साथ। TBF के करीबी पीछे B-2 थे, जिन्होंने फिर अपनी हमला दौड़ शुरू की। जापानी नौसेना के 4 कैरियरों पर निशाना साधते हुए B-2 जिसके नेतृत्व में कप्तान जेम्स कॉलिंस थे और जो टाल मटोल की स्थिति से जूझ रहे थे, जल्द ही जीरोस के हमले में फंस गए। लेकिन कॉलिंस और पहली लेफ्टिनेंट जिम मुर्रे द्वारा उड़ाया गया B-2 आगे बढ़ा और उन्होंने अपने टॉर्पीडो को नागुमो के ऊपर अकागी के रूप में निशाना बनाया। कठिनाई से अनेक गोलियों का सामना करने और बड़ी सजा झेलने के बावजूद कठोर B-2 ने तभी हार मानी जब पायलट अपने लक्ष्यों को चूक गए और जहाज हथियारों से बचने के लिए घूमना पड़ा। मुर्रे की क्रू ने दर्जनों मशीन गन की गोलियां डेक पर डाल दी, लेकिन घायल विमान मिडवे वापस जाने से पहले एक और B-26 को घातक रूप से निधन हुआ। उसकी क्रू अकागी के पुल पर हमला करने लगी। B-2 ने अकागी से भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में नियंत्रण खो दिया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अगर वे सफल होते तो वे नागुमो को मार सकते थे। लगभग आधे घंटे बाद तीसरी अमेरिकी हमले की लहर में 16 डगलस डॉन्टलेस SBD-2 डाइव बॉम्बर्स ने आगमन किया, जो US मरीन्स स्काउट बॉम्बिंग स्क्वाड्रन 241 के थे। 3 खंडों में बांटकर डाइव बॉम्बर्स
8,000 फीट पर उड़ने, हमला करने, बम छोड़ने और बादलों में छिपने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार जापानी रक्षा ने उन्हें अड़ाने में सफलता दी। आधे लक्ष्यों तक ही पहुंच पाए, लेकिन किसी ने भी कैरियर्स को नहीं छुआ और 2 और भागने की कोशिश करते हुए मारे गए। अगले B-17 को फिर से सैनिक जहाजों पर दूसरी कोशिश के लिए और फिर जापानी कैरियर्स पर स्विच करने के लिए कहा गया। 815 घंटे पर हमला कर उन्हें जापानी नौसेना की संगठनात्मकता की कमी और जापानी की कठिन मनोवृत्ति के कारण उनका विस्तार हुआ खुलासा हुआ। गतिदार्ड्स कण जापानी विमानों से लड़ने के लिए निकले। जापानी सभी समस्याओं को सुलझाते हैं, खुद को और अन्यों को। उडोल्जे ऑफ के अलावा पार्कर के लिए, जिनवेद एब के लिए 16वें जंगल की संभावना नहीं बनाई गई। कैओवोर मॉर्टिस के बाद से स्तरों की ऊर्जा के साथ निर्देशित हुए। सभी 15 विमान सुरक्षित रूप से बेस पर लौटे। जापानी जीरो ने निर्णय लिया कि अगर दुश्मनों की सटीकता पर्याप्त नहीं है तो उड़ान के गढ़ों की मजबूत रक्षा बंदूकों के खिलाफ विमान खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मिडवे से आखिरी हमला 820 घंटे में हुआ। 11 पुराने डीले विंडिकेटर टॉर्पीडो बॉम्बर्स के रूप में, जिन्होंने जापानी युद्धपोत हरुना पर हमला किया। फिर भी किसी को भी नहीं मारा गया, लेकिन 8 विमान बेस पर वापस लौटने में सफल थे, यद्यपि वे इतने बदहाल थे कि वे दोबारा उड़ नहीं सके। मिडवे द्वीप के वायु दलों ने नागुमो की नौसेना पर अपने पास जो कुछ भी था सब फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वास्तव में हमने जापानी नौसेना की व्यवस्था को तोड़कर उनके रक्षात्मक स्क्रीन में अंतराल पैदा किया था। इसी लेफ्टिनेंट कमांडर विलियम एच की कमांड में अमेरिकी पनडुब्बी USS नॉटिलस के आगमन ने और बढ़ा दिया। ब्रॉकमैन, जिसने जापानी नौसेना पर 3 सख्त लेकिन असफल हमले किए, इससे जापानी को पनडुब्बी विरोधी सफाई में सहयोग करने पर मजबूर किया गया। नौसेना की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमानों के समर्पण के बाद अब कई जीरो को वाहकों पर वापस आना पड़ रहा था। मिडवे द्वीप पर हमले के बाद एक हवाई दल E-13 स्काउट्स भारी क्रूजर टोन से उड़ा और उन्होंने एक आश्चर्यजनक खोज की। स्काउट्स की क्रू ने भारी क्रूजर टोन से 240 मील उत्तरी एटोल तक उड़ा और अद्भुत खोज की। स्काउट्स ने 10 अमेरिकी युद्धपोतों का पता लगाया, जिन्हें उन्होंने नष्टकर्ताओं और क्रूजरों के बराबर माना, जो जापानी वाहकों और युद्धपोतों के लिए खतरा नहीं थे। नागुमो ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि वे अमेरिकी नौसेना के साथ सतह संघर्ष करेंगे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे B-50 टॉर्पीडो बॉम्बर, जिन्होंने पहले मिडवे पर हमला नहीं किया हो, उन्हें अब टॉर्पीडो के साथ फिट किया जाए। 820 घंटे पर मिडवे द्वीप पर हमले के कुछ समय बाद B-50 टॉर्पीडो बॉम्बर जो थे, पहले से ही मिडवे द्वीप पर हमले में बम किए गए थे, टॉर्पीडो के साथ फिट किए गए। B-17 के दौड़ समाप्त होने के बाद टोन का स्काउट विमान ने गंभीर समाचार वापस रिपोर्ट किया। संदेश यह बता रहा था कि दुश्मन बल विमान वाहक के पिछले हिस्से के साथ आ रहा है। नागुमो की चिंता बढ़ी और उन्होंने मिडवे पर हमले के लिए तैयार अपने बमबारी विमानों को टॉर्पीडो और आर्मर भेदी बम के साथ हथियार बंद करने का आदेश दिया। अमेरिकी विमान वाहक पर तेजी से हमला करना अति महत्वपूर्ण था। लगातार हमलों के बावजूद जापानी नौसेना ने अपने बचे हुए लड़ाकू विमानों को एक बड़ी पेट्रोल पर लॉन्च किया, ताकि वे अमेरिकी छापामारों से खुद की सुरक्षा कर सकें। हालांकि इसके पास टॉर्पीडो बमबारी विमानों की सुरक्षा के लिए कोई नहीं था। उनके अधीन कई ने नागुमो से अमेरिकी विमान वाहक को डुबाने के लिए हमले का आदेश देने की मांग की। लड़ाकू विमान की सुरक्षा हो न हो, व्यर्थ अवसर नहीं चाहते थे। नागुमो ने स्वयं अनुभव किया था कि अमेरिकी टॉर्पीडो विमान उसके विमान वाहक के खिलाफ कितने अप्रभावी थे। नागुमो ने अधिक लड़ाकू शामिल करने का निर्णय लिया, जिनकी सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने इंतजार करने का तय किया जब तक उनके विमान वाहक ने पुराने लड़ाकू विमानों को वापस पाकर और ईंधन भर नहीं लिया, ताकि वे ठीक से सुरक्षा कर सकें। जब यह किया जा रहा था, 920 घंटे पर पहले अमेरिकी विमान वाहक लॉन्च हमले ने शुरुआत की, जिसमें USS हॉर्नेट से आने वाले 15 डगलस TBD डेवास्टेटर्स शामिल थे। फिर से बिना सुरक्षा के धीमे टॉर्पीडो बॉम्बर्स को नागुमो के लड़ाकू पेट्रोल ने काट दिया। लड़ाई में से कोई भी बच नहीं पाया। थोड़ी देर बाद अन्य 14 डेवास्टेटर्स ने हमला किया, जिसका लक्ष्य कागा था, लेकिन फिर भी ग्रुमन F-4F वाइल्डकैट्स की एक उड़ान के बावजूद संचार में विफलता के कारण वे भी बिना लड़ाकू सुरक्षा के अंदर चले गए। 10 को नष्ट किया गया, 4 ने टॉर्पीडो उतारने में सफलता पाई।
लेकिन जापानी वाहक को छोड़कर सभी ने चूक की। अब यॉर्कटाउन के वायु समूह की बारी थी। 12 डेवस्टेटर्स, जिन्हें 6 वाइल्ड कैट्स ने सुरक्षित किया, ने 1010 घंटे पर हमला किया, लेकिन जीरोज ने तुरंत प्रतिक्रिया की। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि वाइल्ड कैट्स खुद को बचाने में मुश्किल से सक्षम थे, बल्कि टॉरपीडो बॉम्बर्स को नहीं, जो फिर भी अपने हमले को घर ले गए, अपने 10 संख्या में से खो दिए और फिर भी जापानी कैरियर्स पर एक भी टॉरपीडो हिट किए बिना अब तक 4 जापानी कैरियर्स पर मैकेनिक और आर्मरर्स विमान को हवाई और लड़ाई में ले जाने के लिए दौड़ रहे थे। बम, ईंधन और गोलियां हर जगह थीं, और यह केवल जापानी क्रू की लगभग ड्रोन जैसी अनुशासन थी जो इस घातक कॉकटेल को आपत्ति में बदलने से रोक रही थी। उनके पास उनके विमानों के लिए अद्भुत रूप से तेजी से घुमाव भी था, अमेरिकियों के मुकाबले लगभग आधा, जो उनकी कौशल और समर्पण का प्रमाण है। भाग्य ने नागुमो की संपत्ति पर जब गतिविधि चल रही थी तब अपना प्रभाव दिखाया। लेफ्टिनेंट कमांडर सातो की नेतृत्व वाले 30 एक डॉन्टलेस डाइव बॉम्बर एंटरप्राइज से उड़ चुके थे और वे वेड मैक्लस्की को देखने में सक्षम थे, जो 2 घंटे से जापानी वाहकों की खोज में थे। बजाय उसने निम्न स्तरीय जापानी विनाशक अराशी को पूरी गति से आगे बढ़ते हुए देखा और शक किया कि वह वाहकों से पुनः जुड़ने का प्रयास कर रहा था। वास्तव में यह नॉटिलस का पीछा कर रहा था, जिसने इसे फ्लीट से दूर और मैक्लस्की की दृष्टि में ले जाया था। उसकी अनुमान ने अकागी और कागा की दृष्टि को पुरस्कृत किया, जो उनके एस्कॉर्ट फ्लीट के बीच सोरयू पूर्व और हिरयू पश्चिम में थे, हिरयू क्षितिज के नीचे था। मैक्लस्की ने 2 सबसे करीबी कैरियरों का चयन कर अपनी व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, एक अकागी के लिए और दूसरा कागा के लिए। अपने आगमन की तैयारी करते हुए उन्होंने देव स्टेटर्स की नरसंहार का निरीक्षण किया और पाया कि जापानी उन्हें नीचे लाने में इतने व्यस्त थे कि वे अनदेखे आ रहे थे, और यह तब तक होगा जब तक उन्होंने अपनी डाइव्स शुरू नहीं की। अमेरिकियों ने बम और आगजनी डालकर अंततः 2 जापानी कैरियरों पर हमला किया। बम लकड़ी के डेक्स को छेद करके हैंगरों में घुस गए, जहां ईंधन और गोलियां संग्रहित थीं, जिससे उनका विस्फोटक प्रभाव बढ़ गया। दोनों कैरियर जल्दी ही ऐसी आग में उड़ गए जिसने उनके विमानों को घेर लिया और जहाजों को खा जाने लगा, और अपने ध्वजवाहक अकागी, अब एक जलती हुई बेवड़ी नागुमो ने अपना ध्वज नागरा क्रूजर पर स्थानांतरित कर दिया। दोनों जहाज अब लड़ाई से पूरी तरह बाहर थे। फिर सिर्फ कुछ मिनटों बाद एक और एसबीडीज की उड़ान, इस बार यॉर्कटाउन से दृश्य पर दिखाई दी। 1021 घंटे पर लेफ्टिनेंट कमांडर मैक्सवेल एफ लेस्ली ने 17 डाइव बॉम्बरों की अगुवाई की सोरयू के खिलाफ, जिसने बराबर नुकसान पहुंचाया। यह बहुत देर के बाद सम्मानित होगा, लेकिन केवल 5 मिनट के दौरान एंटरप्राइज और यॉर्कटाउन के डाइव बॉम्बरों ने मिडवे में अमेरिकियों की संपत्तियों को पूरी तरह से उलट दिया था, लेकिन पूरे प्रशांत रंगमंच का। केवल 5 मिनट में उन्होंने प्रशांत में युद्ध जीत लिया था। केवल शेष जापानी वाहक हिरयू की कमांड कर रहे थे रियर एडमिरल तामोन यमागुची। यमागुची एक कट्टर और साहसी कमांडर थे, जिन्होंने अमेरिकी वाहक पर नागुमो से हमला करने की योजना बिना लड़ाकू एस्कॉर्ट की जानकारी के रची थी। वह अमेरिकी नौसेना की ओर रवाना थे। पायलट अपने साथियों का बदला लेने के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे निशाना बनने वाले थे। यमागुची उसी शक्ति से सामना कर रहे थे जब वे 3 अमेरिकी वाहकों में फंस गए। हालांकि उनकी शक्ति अपने ही हमलों के कारण जापानी जहाजों पर कम हो गई थी। 1050 4 बजे 60 हिरयू के डेक से उड़ान भरने के लिए निकले, जो 18 D-3A डाइव बॉम्बर्स की ताकत को अमेरिकी जहाजों की ओर ले जा रहे थे। अनुभवी लेफ्टिनेंट कोबयाशी की नेतृत्व में हमला बल ने दोपहर से पहले ही यॉर्कटाउन को पहुंचा, और उन्होंने देखा कि अमेरिकी वाहक डॉन्टलेस डाइव बॉम्बर्स को उड़ान भरने के आदेश दे रहा है। यमागुची को ही देखा गया था और हमला बल को ही देखा गया था। यॉर्कटाउन की गश्ती पर वाइल्ड कैट लड़ाकू विमानों को जापानी से लड़ने के लिए निर्देशित किया गया। उनकी बंदूकों से D-3A के 10 गिरे। हमले के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट फायर ने 2 और गिराए। दुर्भाग्य से 3 जापानी बमों ने यॉर्कटाउन को अक्षम करके पानी में डुबा दिया। बचे हुए जापानी विमान हिरयू में लौटे और यमागुची को उस नौसेना की शक्ति की चौंका देने वाली रिपोर्ट दी जिससे वह सामना कर रहे थे। यॉर्कटाउन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने अपने B-52 टॉरपीडो बॉम्बर का उपयोग करके एंटरप्राइज और हॉर्नेट पर अनुसरण हमला करने का आदेश दिया, जो 1432 घंटे में अमेरिकी नौसेना तक पहुंचा। उत्तेजित क्षति नियंत्रण प्रयास के चलते
यॉर्कटाउन अब अपनी शक्ति में था और इसे B-5NS के कमांडर ने गलती से अक्षत कैरियर्स में से एक समझा। यॉर्कटाउन के विपक्षों पर दो समूहों में हमला करने के लिए B-5NS ने अपने हमले को अमेरिकी रक्षा को विभाजित करने में कुशलतापूर्वक चलाया, जबकि यॉर्कटाउन ने 2 टॉर्पीडोज को टालने का प्रयास किया। लेकिन 1442 घंटे में शक्तिशाली हमले ने जहाज को ऐसे खींचा कि समुद्र जल का बाढ़ आने लगा और जहाज अपनी ओर झुकने लगा। कैप्टन एलियट बगमास्टर ने डर के आधार पर कि कैरियर पलट सकता है, कर्मियों को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि इस सफलता ने यामागुची को बहुत महंगा पड़ा। B-5NS ने हिर्यू और हॉर्नेट पर हमला किया। हिर्यू के बचे हुए वायु विंग का उपयोग करते हुए जापानियों ने पाया कि दिन की शुरुआत में उनके पास जो भी था उसमें से सिर्फ कुछ ही बचा है। 6 लड़ाकू, 5 D-3A डाइव बॉम्बर और 5 B-5NS। बड़े क्रूजरों और युद्धपोतों पर मौजूद फ्लोट प्लेन्स को छोड़कर यही उनकी वायु शक्ति थी। उसने निराशा नहीं दिखाई और अपने बचे हुए विमानों के साथ संध्या में तीसरे हमले की योजना बनाई, कम रोशनी में छोटी सेना को छिपाने की उम्मीद करते हुए। वह हमला नहीं होगा। सुबह 7:05 बजे जापानी नौसेना के निगरानी दल ने एंटरप्राइज और हॉर्नेट से उड़ान भरने वाले 40 डॉन्टलेस डाइव बॉम्बर्स की एक व्यूह को देखा। 13 ने हिर्यू पर हमला किया, जबकि बाकी ने कैरियर के एस्कॉर्ट जहाजों पर निशाना साधा। 4 बम कैरियर पर गिरे, जिससे हथियार और ईंधन से भरे हुए विमान विस्फोटित हो गए। उनके अपने हथियार हिर्यू को जले हुए और टूटे हुए अवशेष में बदलने में मदद कर रहे थे। इसका परिणाम स्वरूप जोरदार आग नियंत्रण से बाहर थी। क्षति नियंत्रण टीमें रात भर बिना थके लड़ी, पर असमर्थ रहीं। कागा और सोर्यू को उन्हें बचाने की लड़ाई हारने और धीरे धीरे डूबने के पश्चात देर सांझ में छोड़ दिया गया था। नागुमो का पूर्व फ्लैगशिप अकागी 5 जून की भोर से थोड़ी पहले तक तैरता रहा, जब यह भी अपने क्षति के कारण डूब गया। 5 जून की प्रारंभिक घंटों में हिर्यू अभी भी तैर रहा था। फिर भी जापानी डिस्ट्रॉयर्स ने टॉर्पीडोज की फायर करके इसे डुबाने की कोशिश की, जबकि क्रू ने जहाज छोड़ दिया था, यामागुची और कप्तान को छोड़कर, जो अपने जहाज के साथ मरने का निर्णय लिए थे। अपने फ्लैगशिप अमाटो पर रियर गार्ड में एडमिरल यामामोटो चारों कैरियर्स की खोज की खबर से भयभीत थे। उन्होंने अपने युद्धपोतों और क्रूजरों को बढ़ती आपदा से विजय बचाने के लिए अमेरिकी नौसेना से रात्रि युद्ध में भिड़ने के लिए आदेश दिया, जानते हुए कि उनके पास आग्निक क्षेपण में लाभ होगा और अंधेरा अमेरिकी वायु शक्ति की सीमा करेगा। उनकी आशा थी कि वे एंटरप्राइज और हॉर्नेट को नष्ट कर देंगे। एडमिरल स्प्रून्स टास्क फोर्स 16 के कैरियर्स की कमान संभालते हुए पहले ही अनुमान लगाकर पूर्व की ओर लौट गए थे। इसके तक यामामोटो समझ चुके थे कि सब कुछ खो चुका है और उन्होंने मिडवे ऑपरेशन को रद्द कर दिया था। हालांकि संदेश प्राप्त होने से पहले 2 क्रूजर मेगामी और मिकुमा मिडवे की तरफ बढ़े और तटीय स्थापनाओं पर गोलीबारी शुरू की। एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा उन पर असफल हमला हुआ और असफलता के कारण उन्होंने एक दूसरे से टकरा दिया, जिससे बड़ी क्षति हुई। यामामोटो ने 2 नष्टकर्ताओं को क्षतिग्रस्त क्रूजरों के लिए एस्कॉर्ट छोड़ दिया, जो मुख्य नौसेना के साथ रिट्रीट करते समय असमर्थ थे। रक्त की गंध महसूस करते हुए अमेरिकी विमानों ने मिकुमा पर निरंतर हमला किया। उसे जले हुए धातु के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन मेगामी चमत्कारिक रूप से अत्यधिक क्षति के बावजूद वह जापानी जलाशयों में लौटकर बच गई। यॉर्कटाउन को फिर से पर्ल हार्बर में लाने के प्रयास किए गए थे, ताकि उसके जहाज की ताकतवर मरम्मत की जा सके। फिर जून की 6 तारीख को दोपहर में जापानी पनडुब्बी एक-177 ने कैरियर पर टॉर्पीडो के साथ हमला कर उसे और उसके स्थानापन्न नष्टकर्ता को हिट किया। यॉर्कटाउन उलट गया और जून की 7 तारीख की सुबह तक 458 घंटे तैरता रहा, जब तक वह लहरों के नीचे नहीं चला गया। मिडवे की लड़ाई समाप्त हुई। संभावनाओं के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी नौसेना पर शानदार विजय प्राप्त की। 4 नौसेना वाहक साम्राज्यवादी जापानी नौसेना का दाएं हुक चले गए थे। वे इस नुकसान से कभी नहीं उभर सकते थे। जापान जल्दी ही नए कैरियरों की सेवा में अन्य जहाजों को परिवर्तित करेगा, जिसमें 3वां यामाटो वर्गीय युद्धपोत शामिल था, जो शिनानो बन गया सबसे बड़े कैरियर। लेकिन यह कभी बरामद नहीं हुआ। यह व्यर्थ था। जिन जापानियों ने एल्यूशन में उतरा, उन्होंने एट्टू और किस्का द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, बहुत सर्दी आने से पहले।
अगली गर्मियों में एक संयुक्त अमेरिकी कनाडियन बल ने उतरकर विरोधी को नष्ट कर दिया और 15 अगस्त 1923 को द्वीपों को पूर्ण प्राप्त कर लिया। अमेरिकी औद्योगिक संयंत्र अब पूर्णतया सक्रिय हो गया और जापान के युद्ध उत्पादन को दूर पीछे छोड़ रहा है। सैकड़ों जहाज, विमानवाहक सहित अमेरिकी शिपयार्ड ने निर्मित किए, जबकि उसी समय जापान ने कुछ ही निर्मित किए। फिर भी टोक्यो ने जिद्दी तरीके से समर्पण करने से इनकार किया और उन्हें अंततः समर्पित करने के लिए 3 साल की खूनी और क्रूर युद्ध की जरूरत पड़ी। और यह सब मिडवे में विजय की वजह से हुआ।